हाय एवरीवन, दिस इज देवजीत सर फ्रॉम स्ट्रक्चर बायोलॉजी सेंटर। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं इस क्लास में वो चैप्टर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10 एंड दिस चैप्टर हैज सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस एंड सो मेनी डाउट्स। तो आज हम सभी डाउट और कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे, उनको दूर करने के लिए जितना भी हो सके उतना हम प्रयास करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में आपको 5 चीज़ें मिले, मैंने 5 सब टॉपिक मिलेगा। क्या क्या है वो सब टॉपिक? पहले आपको मिलेगा एनिमल प्लांट कंट्रोल, उसके बाद हम करेंगे प्लांट हार्मोन, उसके बाद हम देखेंगे एनिमल कंट्रोल, उसके बाद हम देखेंगे एनिमल हार्मोन एंड एट लास्ट वी हैव ए स्पेशल शॉर्ट वीडियो ऑन रिफ्लेक्स। वो भी एक बहुत शानदार टॉपिक है। इस 5 टॉपिक सब टॉपिक से चैप्टर बना हुआ है। पहले देख लीजिए, पहले आपको आएगा प्लांट कंट्रोल, दूसरे में आपको आ जाएगा प्लांट हार्मोन, तीसरे में आपको आ जाएगा एनिमल कंट्रोल और चौथे में एनिमल हार्मोन। उसके बाद हम रिफ्लेक्स में भी थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर, शायद 20 मिनट का होगा, वो कर देंगे। आपके टोटल 5 वीडियो आएंगे, 5 वीडियो आ जाएंगे। इस 5 वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपकी इस चैप्टर में लिए क्लास 10th लेवल के लिए कोई भी डाउट होगा। सो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा और ये लेक्चर के मदद से आप एग्जाम के टाइम पे कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलो हम करते हैं इसके टॉपिक। चलो सॉरी सर, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो करते हैं। चलो पहले देख लीजिए सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म perform so many process inside the body। आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, इसके आगे वाला जो चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, लिविंग जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फंक्शन अपने अंदर करते हैं। क्या करते हैं सर? पहले फर्स्ट दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन, पहले वो न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन। और इस ऑप्टेन का जो प्रोसेस वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ, अगर उसने सेल्फ लिया तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर उसने न्यूट्रिशन किसी दूसरे से लिया, अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलो भाई अच्छे से ले लो, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलो न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है? न्यूट्रिशन के बाद आप देख लीजिए क्या होता है। देन जो न्यूट्रिटिव फूड होता है, न्यूट्रिटिव फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है, गोस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ले लो भाई, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। चलो भाई ले लो, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जो फूड जो डिफरेंट बॉडी के सेल में जो गया ना, उस सेल का रेस्पिरेशन होगा, देन रेस्पिरेशन टू द फूड। चलो फूड में रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन होने के बाद जो बचा कुचा जो फूड होगा वो फूड को हम बॉडी से रिमूव कर देंगे थ्रू द प्रोसेस एक्सक्रीशन। देन रिमूव द अनवांटेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो देख लीजिए भाई, पहले देख लीजिए सर, लिविंग में क्या होता है? पहले सर न्यूट्रिशन होगा, उसके बाद आपको आएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आपको आएगा रेस्पिरेशन होगा उस फूड का, उसके बाद आपको क्या आएगा? उसके बाद आपको अनवांटेड जो फूड होता है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे बॉडी से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। ये सभी के सभी जो चीजें होता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, वो एक के बाद एक होता है। ऐसा नहीं पहले एक्सक्रीशन हुआ, उसके बाद रेस्पिरेशन हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन। सिक्वेंशियली होता है। सिक्वेंशियली क्या होता है? आप देख लीजिए, पहले न्यूट्रिशन होगा, पहले न्यूट्रिशन, देन आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, देन आपको मिलेगा रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको मिलेगा एक्सक्रीशन। ये सभी के सभी प्रोसेस बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे से होता है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। सो मैं लिख देता हूँ, ऑल दिस प्रोसेस परफॉर्म इन वेरी कोऑर्डिनेटेड वे, सर किस लिए होगा, टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। माने हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसका उन सभी का एक ही मतलब है, बॉडी की जो एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो एक कांस्टेंट स्टेट होता है उसको मेंटेन करना, जिसको हम बोले इक्विलिब्रियम। चलो, ऑल दिस प्रोसेस परफॉर्म वेरी कोऑर्डिनेटेड वे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी। चलो, नहीं हुआ चैप्टर का पहला कुछ बेसिक लाइंस। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। चलो, कुछ बेसिक सा लाइन हुआ, चलो उसके बाद हम चले आते हैं। चलो सर, एक पॉइंट है, देयर इज another type of control and coordination in the body, वो क्या करता है, वो माने एक और भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक प्रोसेस है, वो क्या करता है, दिस सिस्टम, चलो लिख लो अच्छे से, दिस सिस्टम मेंटेन द स्टेबिलिटी of internal environment by changing external environment। देख लीजिए अच्छे से सर क्या बोला उसने। सर इस लाइन का ये मतलब है सर, बॉडी में एक दूसरे तरह का भी कंट्रोल होता है, जो क्या करता है, जो हमारे जो होमोस्टेसिस की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, उसको मेंटेन करेगा। बाहर आपके लिए जो भी हो, बाहर अगर आपको कोल्ड मिला तो बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, अगर बाहर आपको बहुत हॉटनेस हुआ तो भी बॉडी का कंडीशन आपको फिक्स ही मिलेगा। तो ये बस कुछ ऐसा कर रहा है सर। व्हेन देयर इज चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब कभी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा, it creates some appreciable effect inside the body, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको मतलब स्टिमुलेशन। क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज स्टिमुलेशन। जब कभी भी बॉडी के बाहर में कोई भी चेंजेस होगा, वो बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहेगा, वो चेंजेस जो करने की जो उसकी क्षमता हुआ ना, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलेशन। सो व्हाट इज स्टिमुलेशन, व्हेन देयर इज change in external environment, it creates some appreciable effect, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेशन। चलो भाई ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्टिमुलेशन। द रिएक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल का जो रिएक्शन आएगा उस स्टिमुलेशन के खिलाफ, एक बात अच्छे से सुन लीजिए, जब कभी भी बॉडी के बाहर कुछ चेंज होगा तो वो आपकी बॉडी में कुछ स्टिमुलेशन क्रिएट करेगा। प्लांट और एनिमल के जो रेस्पॉन्स होंगे वो स्टिमुलेशन के खिलाफ, उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स। द रिएक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म टू दैट स्टिमुलेशन कॉल्ड रेस्पॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मतलब रेस्पॉन्स बोलेंगे, रेस्पॉन्स कॉल्ड रेस्पॉन्स। चलो भाई रेस्पॉन्स। और ये जो स्टिमुलेशन समझने की जो क्षमता होता है उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट द स्टिमुलेशन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी जो बात होता है ना, वो सिर्फ लिविंग में रहेगा। अगर मैंने इस मार्कर को टच किया, जो भी मैंने किया, अगर इस मार्कर के टेम्परेचर को मैंने डाउन किया
टेम्परेचर को मैंने हाई किया, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए वो डेड है। सो सेंसिटिविटी किस में मिलेगा आपको? सो ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग होंगे उसमें आपको मिलेगा क्या? सेंसिटिविटी मिलेगी। चलो भाई आ जाओ सर, उसके बाद आ जाओ। और जो एरिया मैंने बोला यहाँ पर एक गर्म चाय की कप होंगे, अगर आपकी उंगली यहाँ पर डूब जाए कुछ ऐसे करके, सो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स एरिया। देख सकते, अगर मैंने इस उंगली को इस गर्म चाय के अंदर डुबाया तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे ना, उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स एरिया। चलो भाई आ जाते हैं रेस्पॉन्सिव रीजन। चलो, द एरिया शोइंग रेस्पॉन्स, जो भी एरिया रेस्पॉन्स शो करेगा, द एरिया शोइंग रेस्पॉन्स कॉल्ड रेस्पॉन्सिव एरिया। चलो भाई अच्छे से ले लो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्सिव एरिया। चलो भाई देख लीजिए आप अच्छे से। सर व्हाट स्टिमुलेशन, जब कभी भी बाहर में कोई चेंजेस होगा, वो हमेशा चाहेगा अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस करने के लिए। वो बाहर की चेंजेस की वजह से जो एक स्पेशल इफेक्ट बॉडी में क्रिएट होंगे उसको हम बोलेंगे स्टिमुलेशन, और उस इफेक्ट को सहने की जो क्षमता होंगे उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म टू दैट स्टिमुलस, उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स बोलेंगे। और जो एबिलिटी हुआ स्टिमुलेशन पैदा करने के लिए उसको हम बोलेंगे क्या? सेंसिटिविटी। दिस इज द एबिलिटी which is must be present on living organism. Without living organism, this ability मतलब किसी और में प्रेजेंट नहीं है, ओनली लिविंग पर ही प्रेजेंट है। और जो एरिया आपके लिए रेस्पॉन्स शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्सिव एरिया। चलो भाई ले लो, पढ़ दो। चलो चलो अच्छा, चलो देखते हैं सर। प्लांट शो two type of movement, Plant show two type of movement according to the response. पहले हम इस चैप्टर में प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल में चले जाएंगे। सो प्लांट के पास दो तरीके होते हैं अपनी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और कुछ पॉइंट होते हैं। सर यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देते हैं हम। सर यहाँ पर कुछ प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म different strategy to detect the movement, to detect the response, to detect the stimulus. अगर आपने मुझे छुआ तो मेरे अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होंगे, अगर आपने किसी आम के पेड़ को छुआ तो उसमें भी एक स्पेशल मैकेनिज्म होगा। मैंने प्लांट और एनिमल में जो सेंसेशन डिटेक्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो एनिमल क्या करता है? एनिमल सेंस faster than plant. एनिमल के अंदर जो सेंसेशन की क्षमता होता है वो बहुत ज्यादा होता है प्लांट से। किस लिए सर? सर वाई सर, अगर क्वेश्चन करें वाई सर, बिकॉज एनिमल कंटेन न्यूरॉन्स। हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, बिकॉज एनिमल के पास न्यूरॉन्स होंगे। लेकिन प्लांट कैन कंट्रोल their movement. Plant can control their response by perform movement. प्लांट के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होंगे, उस मूवमेंट के वजह से वो कोई ना कोई रेस्पॉन्स डिटेक्ट कर पाएगा। चलो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट all plant coordination depends on movement. बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, डिपेंड्स ऑन मूवमेंट। अगर आपको लगता है एक प्लांट में सभी जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो मूवमेंट के थ्रू होंगे, तो आप गलत है। ऐसे भी कई एग्जांपल है मूवमेंट की, जब कोऑर्डिनेशन की, जिसमें मूवमेंट मैटर नहीं करता। ऐसे भी कई कंडीशन जिसमें मूवमेंट मैटर करते हैं। सो प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो तरह की उसके पास मूवमेंट है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। चलो देखते हैं सर क्या क्या है वो मूवमेंट। चलो,
कुछ लाइन को दोबारा देख लेते सर क्या है। सर मैंने पहले यहाँ पर बोला है प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्स, ठीक है सर। प्लांट के पास दो तरह की मूवमेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म डिफरेंट स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट होंगे टू डिटेक्ट द स्टिमुलस। जैसे एनिमल कैसे सेंस करेगा, एनिमल सेंस करेगा प्रेजेंस ऑफ न्यूरल सिस्टम से, न्यूरल सिस्टम की मदद से सेंस करेगा। प्लांट कैन कंट्रोल द रेस्पॉन्स बाय परफॉर्मिंग मूवमेंट, पहले तो प्लांट मूवमेंट की मदद से रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन इट इज नॉट दैट मैंडेटरी दैट ऑल प्लांट कैन शो देयर रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लांट कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन मूवमेंट, नेसेसरी नहीं होता है। और प्लांट के पास क्या होता है, दो तरह के मूवमेंट्स होता है, एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, दूसरा होगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। चलो देखते हैं सर दो तरह की मूवमेंट क्या होती है। चलो ले लो भाई मॉड्यूल को, चलो तो देखते हैं सर। प्लांट मूवमेंट ले लो भाई। चलो प्लांट मूवमेंट दो तरह के होते हैं। चलो भाई दो तरह क्या क्या होता है सर, एक होता है सर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एक होंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरा में क्या मिलेगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। चलो भाई ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट दूसरा आपको मेरे वाला मिलेगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। पहला आपको आएगा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, उसके बाद आपको क्या आएगा, उसके बाद आपको आएगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सर ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होता है, समझ लो सर, यहाँ पर एक खिड़की है, विंडो जिसको हम बोलते हैं विंडो है। सो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से सनलाइट आ रहा है, यहाँ पर से यहाँ तक सनलाइट आ रहा है। चलो देख लीजिए, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक प्लांट, एक पॉटेड प्लांट है, कुछ क्लाइंबर तरह की जो क्लाइंब कर सकते, वो क्या करेगा, वो अपने आप को मूवमेंट, उस रेस्पॉन्स के लिए वो अपने आप को खिड़की की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ करने की वजह से वो मूवमेंट कर चुका है, वो मूवमेंट करने में सक्षम हुआ। अगर ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मूवमेंट बिना किसी ग्रोथ के हुआ तो उसको हमारे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सो लिख लीजिए सर यहाँ पर एक टॉपिक, चलो यहाँ पर लिख लीजिए एक पार्ट सर। सर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इट इज done according to the growth। चलो according to the growth, और हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं सर here performing growth plant can show movement। चलो भाई एकदम, here performing growth plant can show movement। चलो ग्रोथ इंडिपेंडेंट में चला आता है सर, दिस इज नॉट डन according to the growth, or movement is not dependent on the growth, एकदम भाई ले लो भाई एकदम। अगर किसी में भी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हुआ उसको हम बोले ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, अगर किसी में भी ग्रोथ मूवमेंट की वजह से नहीं, मैंने ग्रोथ की वजह से मूवमेंट नहीं हुआ उसको हम क्या बोले, उसको हम बोले ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। चलो यहाँ पर एग्जांपल ले लो, यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल एक ले सकते हो आप। एग्जांपल क्या हो, ग्रोथ ऑफ एपेक्स मींस एपिकल पार्ट, एपेक्स इन केस ऑफ क्लाइंबर्स। जैसे अगर आपके घर के पास पंपकिन हुआ, पंपकिन में आपको क्लाइंबर्स देखने के मिलेंगे, कुछ ऐसे तरह से कुछ हुक सा होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने गोट के लिए आपको सपोर्ट की तरह मूव करते हैं, सपोर्ट की तरफ वो मूव करते होंगे। चलो क्लाइंबर्स हो गए। सो यहाँ पर ग्रोथ डिपेंडेंट में आपको दो तरह की मूवमेंट मिलेगा, इट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये भी आपको दो तरह के मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, एक में आपको मिलेगा, और यहाँ पर दूसरा मैं लिख देता हूं, एक में आपको मिलेगा ऑटोनोमिक मूवमेंट, और दूसरे में आपको चला आएगा पैराटोनिक मूवमेंट। सब देख लीजिए भाई अच्छे से,
अगर आपको कोई एमसीक्यू में आया ऑटोटोनिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट बोथ आर कंसीडर अंडर द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, तो आपका स्टेटमेंट सही हुआ। ग्रोथ डिपेंडेंट के दो ही पार्ट होते हैं, एक होते हैं ऑटोटोनिक मूवमेंट, दूसरा होता है पैराटोनिक मूवमेंट। सो ऑटोटोनिक मूवमेंट कौन सी पार्ट करेंगे? ऑटोटोनिक मूवमेंट, दीज आर दोस मूवमेंट which can be shown by apical part of the plant, apical part of the plant। अब आप देख सकते हैं भाई, एक प्लांट की जो ऊपर के, अगर मैंने बताया, अगर आप देख सकते हैं भाई, अगर आपने देखा जो एक प्लांट होता है, सो इसका ए ऊपर का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बाय एपिकल पार्ट। अगर इस पोर्शन में कोई भी मूवमेंट हुआ ग्रोथ की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट। अच्छा देख लीजिए आप, दीज आर दोस मूवमेंट व्हिच कैन बी शोन बाय द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जो ग्रोथ शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑटोटोनिक मूवमेंट। ले लो भाई। सर क्या होता है उसकी मदद से? इट कैन हेल्प बाय फाइंडिंग सपोर्ट, it can help to finding support for climbers। अब आपको पता है सर क्लाइंबर्स, अगर मैं इट कैन हेल्प टू फाइंडिंग सपोर्ट द क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है? जो क्लाइंब कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा आपकी गांव में और घर में जब भी क्यूकम्बर और पंपकिन का जो कोई भी खेती कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, उस कुछ इस तरह से उसको सपोर्ट चाहिए। मैंने यहाँ पर अगर मैंने एक पंपकिन का पेड़ लगाया, तो यहाँ पर क्या आपको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, किस लिए? उसको चढ़ने के लिए। तो उस सपोर्ट के पास उसे चढ़ने के लिए एक स्पेशल ऐसा कुछ हुक वाला स्ट्रक्चर चाहिए। दिस हुक वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, ये जो हुक जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हमारा क्लाइंबर। तो इसकी मदद से क्या होगा? उसकी मदद से इस हुक से वो यहाँ पर अटैच करके वो धीरे धीरे यहाँ पर से ग्रोथ करता चाहिए। उसका एपिकल पार्ट है ना, उसके एपिकल पार्ट आराम से यहाँ पर ग्रो करेगा। चलो भाई ले लो, अच्छे से देख लीजिए आप। चलो ऑटोटोनिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। चलो पैराटोनिक में आते हैं। हियर these are those movement which takes place according to the external stimuli। माने बाहर के स्टिमुलेशन की वजह से जो ग्रोथ होंगे उसको हम बोलेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। देख लीजिए, और बाहर के सपोज कोई भी प्लांट सनलाइट की तरह ग्रो करता है, तो वो भी एक पैराटोनिक मूवमेंट हुआ। मूवमेंट इन म्यूमस ऑफ प्यूडिका प्लांट, वो भी एक, अगर आपने उसको टच किया, बाहर से एक एक्सटर्नल स्टिमुली दिया, तो क्या करे वो आपने उस लीफ को ऐसे करके ड्रॉप कर लेंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम पैराटोनिक मूवमेंट बोलेंगे। तो पैराटोनिक मूवमेंट क्या होता है? दीज आर दोस मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। एक कोड दीजिए, एक्सटर्नल स्टिमुली। और यहाँ पर क्या होता है? शोन बाय द एपिकल पार्ट। किस लिए होंगे? टू फाइंडिंग द सपोर्ट। किस प्लांट के लिए? क्लाइंबर्स के लिए। चलो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, डन। चलो उसके बाद हम चले आते हैं पैराटोनिक मूवमेंट पर। चलो लेट्स डिस्कस पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, चलो भाई देख लेते पैराटोनिक मूवमेंट। अच्छा सर, these are those growth dependent movement which can takes place according to the external stimuli। अगर किसी प्लांट में ग्रोथ एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से होता है, उसको हम बोले क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। चलो भाई, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हुआ ट्रॉफिक मूवमेंट। नंबर 1 पार्ट इज ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नंबर 2 पार्ट इज नेस्टिक मूवमेंट। सर ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? अगर स्टिमुलेशन की तरफ ग्रोथ होते हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलेशन, इफ ग्रोथ टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द स्टिमुलेशन, उसकी तरफ अगर ग्रोथ हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट। तो लिख सकते हो, इफ ग्रोथ टेक्स प्लेस
if growth takes place, if movement लिखते हैं, if movement takes place towards the stimulus called ट्रॉफिक मूवमेंट, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। समझ आया सर? अगर स्टिमुलेशन की तरह होते हैं, एक जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ मूव करते होंगे, उसके पार्ट को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। प्लांट की जो रूट्स है वो भी ग्रेविटी वाटर की तरफ मूव करते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। चलो, सो दे ऑल्सो नोन एज, दे ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन मूवमेंट। देख लीजिए अच्छे से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन मूवमेंट। ले लो भाई। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन की नहीं है, वो उसका मूवमेंट का कोई भी लेना देना डायरेक्शन से नहीं है। सो मूवमेंट not takes place according to the direction of stimulus, एकदम direction of stimulus भाई, उससे स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। चलो ठीक है सर, ले लो भाई। चलो ये वाला भी गया सर। चलो ट्रॉफिक मूवमेंट करते हैं। अच्छा, ट्रॉफिक मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉफिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोले ट्रॉफिज्म बोलेंगे। ट्रॉफिज्म ही ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं। उसकी बहुत से टाइप होते हैं। एक नंबर का जो टाइप है उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। और ट्रोपिज्म मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स की फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटो क्या होता है सर, फोटो होता है लाइट, और ट्रोपिज्म मीन्स टुवर्ड्स मूवमेंट। लाइट और ट्रोपिज्म क्या होंगे, ट्रोपिज्म मीन्स टुवर्ड्स मूवमेंट। लाइट्स टुवर्ड्स मूवमेंट मीन्स लाइट की तरफ मूवमेंट। चलो सर, ट्रॉफिज्म क्या होंगे, व्हेन ट्रॉफिक मूवमेंट ना, व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस। मैं एक लिख देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप लिख लेना क्या लिखेंगे। व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस according to the when movement takes place towards the light, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। और उसका एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे अगर आपने देखा, अगर एक पेड़ हुआ, इसके ए वाला रूट है, तो उस पेड़ की जो शाखाएं होते हैं, जो ब्रांचेस, जो लीफ होते हैं, वो हमेशा लाइट की तरह मूव करते हैं। सो if it is takes place towards the light, called positive phototropism। पूछने से आएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सर पहले समझ लीजिए सर, व्हाट इज ट्रोपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट। जब भी किसी का मूवमेंट सनलाइट की तरफ होंगे, उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। अगर सनलाइट की तरफ हुआ तो उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर इफ इट इज टेक्स प्लेस opposite to the light, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ले लो भाई अच्छे से, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। चलो एग्जांपल ले लो। सो एग्जांपल में आपको क्या आएगा, एग्जांपल में आपको आएगा मूवमेंट ऑफ स्टेम। आप देख सकते हैं स्टेम की मूवमेंट हमेशा क्या होता है, सनलाइट की तरफ होते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या आएगा, एग्जांपल मूवमेंट ऑफ रूट्स। अब आप देख सकते हैं जितने भी रूट होंगे वो हमेशा लाइट के ऑपोजिट में मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, डार्क मिट्टी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
सर क्या सारे के सारे रूट होते हैं? नहीं सर, सारे के सारे रूट नहीं होंगे। दो ऐसे प्रकार के भी रूट होते हैं जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाते हैं। सर कैसे सर? सर मैंने तो पढ़ा है सर, सभी के सभी रूट नीचे की तरफ मूव करते हैं। सर कैसे ऊपर की तरफ रूट मूव करेगा? अब आप देख सकते हैं सर, दो प्लान है सर। सर टू स्पेशल नोट है सर, टू स्पेशल रूट होते हैं, एक आपको पता है, एक होता है न्यूमाटोफोर जो मैनग्रोव जो होता है ना, सुंदरबन, अगर आपने गए हो कभी भी सुंदरबन, सो न्यूमाटोफोर जो होता है, न्यूमाटोफोर क्या करेगा? न्यूमाटोफोर ऑपोजिट टू डाउनवर्ड शो करेगा, मींस वो लाइट की तरफ ही ग्रोथ करेगा। एक है न्यूमाटोफोर, कहाँ पर मिलेगा सर आपको न्यूमाटोफोर? मेरे घर पर नहीं सर, कहाँ पर मिलेगा? मैनग्रोव के जंगल पर, मैनग्रोव प्लांट एक होता है आपका न्यूमाटोफोर, और दूसरा मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको 5 एग्जांपल याद करने हैं क्लास 11 की तरफ से। क्या क्या एग्जांपल है? साइकस, पाइनस, सेड्रस, जिंको एंड सिक्विया आपका टॉलेस्ट, वर्ल्ड में सबसे लंबा अगर कोई पेड़ हुआ तो वो एक जिम्नोस्पर्म है, सिक्विया। एंजियोस्पर्म के में तरह तरह के प्लांट होते हैं, लेकिन वो सबसे लंबा नहीं होता। इस सिक्विया को हम बोलते हैं रेडवुड ट्री, आपने सुना होगा रेडवुड ट्री। उस जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं रेडवुड ट्री। तो आप क्या होगा उस सर एक साइकस के अंदर, साइकस भी एक जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर आपको एक स्पेशल रूट मिले जिसे हम बोले कोरालोइड रूट। सर वो भी क्या करेगा? सर वो भी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा। सो सर वो दोनों के दोनों क्या दिखाएगा? दोनों के दोनों दिखाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। देख सकते हैं आप, फोटोट्रोपिज्म, यही वाला क्वेश्चन आपको याद रखते हैं, फोटोट्रोपिज्म। देख लीजिए सर, आपको क्वेश्चन में आ सकता है, अगर किसी ने टेक्निकली क्वेश्चन किया, सारे के सारे रूट क्या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होते हैं? सो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे यस होते हैं, मैंने हमेशा रूट को नीचे की तरफ जाते हुए देखा है। लेकिन नहीं सर, एक होता है न्यूमाटोफोर, दूसरा होता है कोलोइड रूट। इन दैट केस विल गेट द रूट मूव अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट, उसको हम बोलेंगे क्या? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। चलो भाई, ये हुआ एक पार्ट। चलो दूसरे में हम चले आते हैं, जियोट्रोपिज्म। तो ले लो भाई, चलो जियोट्रोपिज्म। चलो सर जियोट्रोपिज्म में हम चले आते हैं, जियोट्रोपिज्म देखते हैं जियोट्रोपिज्म क्या होता है। चलो जियोट्रोपिज्म, सर जियो मीन्स ग्रेविटी, आपने पढ़ा होगा। ये अगर अर्थ हुआ तो अर्थ के सेंटर में यहाँ पर ग्रेविटी 0 होगा, तो यहाँ पर होगा अर्थ का पीक, तो यहाँ पर ग्रेविटी मीन्स यहाँ पर जो भी चीजें ग्रो करेंगे वो होगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जैसे कि रूट, और ऊपर की तरह जो भी चीजें उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जैसा स्टेम हुआ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, रूट हुआ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। चलो, व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। उसके भी दो तरह के होंगे, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अब देख अच्छे से समझ गया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बस परफेक्ट सर। सर पॉजिटिव में क्या आएगा सर? पॉजिटिव में आएगा व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की तरफ मूव किया तो उसको हम बोले पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियो माने ऑपोजिट में अगर मूव किया तो उसको हम बोले नेगेटिव, अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ मूव किया उसको हम बोले पॉजिटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एक प्लांट हुआ, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स वो हमेशा ही नीचे की तरफ मूव करते हैं, मींस वो हो गया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो रूट क्या हो गया? सो एग्जांपल में क्या आएंगे? एग्जांपल रूट में आएंगे, रूट्स। सर रूट मूवमेंट आ जाएंगे, रूट मूवमेंट। सर क्या सारे के सारे रूट नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं? नहीं सर, दो मैंने रूट बताया ना जो फोटोट्रोपिज्म का पॉजिटिव होंगे। न्यूमाटोफोर क्या करेंगे? न्यूमाटोफोर तो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे ना, न्यूमाटोफोर कोलोइड रूट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको वो आएगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म के अंदर। सो नेगेटिव में क्या आएगा? सो एक्सेप्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट न्यूमाटोफोर, और दूसरा क्या? दूसरा आपका कोरालोइड रूट, यही वाला पॉइंट याद है, कोरालोइड रूट्स। आ जाओ भाई। और नेगेटिव में आपका एग्जांपल आएगा, एग्जांपल क्या आएगा सर? ग्रोथ ऑफ स्टेम्स। चलो ठीक है सर, एकदम ले लो भाई, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नंबर 3 में आ जाते हैं सर हम, हाइड्रोट्रोपिज्म। चलो नंबर 3 चले तो सर हाइड्रोट्रोपिज्म।
चलो सर ले लिया, चलो सर डन। हाइड्रोट्रोपिज्म, तो देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होते हैं सर। चलो हाइड्रोट्रोपिज्म, अच्छा सर, व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द वाटर, अगर वाटर की तरफ कोई मूवमेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। वाटर की तरफ मूवमेंट को हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, समझ गए सर। सर देख लीजिए आप पॉजिटिव हाइड्रो, सर हाइड्रो पॉजिटिव क्या होगा सर, देख लीजिए सर, आप तो जानते हैं सर मिट्टी के अंदर, मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ, मिट्टी के अंदर आप हमें पानी मिलेगा। सो जो रूट होते हैं सो पानी में आएंगे, जो स्टेम होते हैं वो ऊपर के एरिया में आएंगे। मैंने रूट की मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और स्टेम की मूवमेंट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसलिए रूट हमेशा पानी को ही सर्च करते होंगे, तो जो पानी की तरफ मूव करेगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे ना, और स्टेम हमेशा पानी के ऊपर में चला आता है उसको हम बोले नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सर क्या पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव में आपको एग्जाम्पल में चलाएगा, एग्जाम्पल चलाएगा सर रूट्स मूवमेंट। यहाँ पर भी क्वेश्चन, सर क्या सारे के सारे रूट्स आएंगे, नो सर सारे के सारे रूट्स नहीं आएंगे, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट दो नाम, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट न्यूमाटोफोर और दूसरा दूसरा होगा कोरालॉइड रूट। ये दोनों के दोनों रूट आपको आएगा किसमें, आपको आएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में। डन, चलो। और नेगेटिव में क्या होता है, मूवमेंट टेक्स प्लेस। चलो नेगेटिव में हम चले आते हैं सर, देख लीजिए आप। चलो नेगेटिव में क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ऑपोजिट टू वाटर, वो नेगेटिव कहेंगे ना। जो वाटर की तरफ मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट में मूव करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। सो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा सर, उसमें एग्जांपल आएगा सर जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम, यस सर ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी होगा नेगेटिव। और आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं न्यूमाटोफोर और दूसरा आपका आएगा कोरालॉइड रूट। चलो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। चलो 4 नंबर देखते सर। उसके बाद आपका आएगा केमोट्रोपिज्म। चलो सर केमोट्रोपिज्म कर लेते हैं, चलो ले लो भाई, चलो पॉइंट ले लो, डन। चलो केमोट्रोपिज्म देखते हैं सर। चलो केमोट्रोपिज्म, तो देखते हैं सर केमोट्रोपिज्म क्या होता है। केमोट्रोपिज्म, सर केमो मींस केमिकल, व्हेन मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। उसका पॉजिटिव का जो एग्जांपल होता है, वो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म का जो एग्जांपल होता है केमोट्रोपिज्म, माने अगर मूवमेंट अगर केमिकल की तरफ हुआ उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। उसका एग्जांपल है आपकी माने बुक पर है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द स्टाइल, टुवर्ड्स द ओव्यूल, पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरह मूवमेंट। अब देख सकते हैं सर प्लांट की जो फीमेल पार्ट होता है वो 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर एक ओवरी, ए वाला स्टाइल और ए वाला स्टिग्मा, ठीक है सर। एक पोलन यहाँ पर आएगा, पोलन मेल पार्ट, ऐसे करके वो पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। इस पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है ना वो क्या होता है, वो हमेशा ओव्यूल के पास होता है। मैं समझाऊंगा आपको ओव्यूल क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जो लेक्चर आएगा ना, शानदार लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें क्लास 10 के लिए एकदम कुछ एडवांस सा शब्द भी मैं लेके आऊंगा, तो तब समझ आएगा आपको। ये वाला हुआ स्टाइल, ए वाला स्टिग्मा एंड ए वाला ओव्यूल। ये तीनों को एक साथ हम बोलेंगे पिस्टिल। और ये वाला क्या, एक वाला हुआ आपका पोलन ट्यूब। चलो डन। और उसमें नेगेटिव आपको नहीं चाहिए, चलो डन, ठीक है सर। चलो ये होगा टॉपिक मूवमेंट। उसके बाद हम चलाएंगे नेस्टिक मूवमेंट में। चलो नेस्टिक देखते हैं सर। चलो नेस्टिक मूवमेंट, चलो टॉपिक हुआ सर। अब हम चले आते हैं सर नेस्टिक मूवमेंट पर। चलो ठीक है सर। चलो सर नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, दीज आर those movements which not takes place towards the stimulation, towards the direction of stimulation, मैंने जो स्टिमुलेशन की तरफ नहीं होता, स्टिमुलेशन डन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट। सिंपल सा बात समझ लीजिए, अगर भी कोई भी प्लांट का मूवमेंट
स्टिमुलेशन की तरफ होते हैं उसको हम बोले ट्रॉफिक, अगर नहीं होता है, अगर उसका उससे कोई लेना देना नहीं है तो उसको हम लिस्टिक ही चलेंगे, लिस्टिक मूवमेंट। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट मूवमेंट, उसको हम कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। चलो डन सर। उसमें भी उसमें भी कई प्रकार होते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। चलो उसमें भी 3 तरह के होता है, एक नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देख लीजिए पहले नंबर में आपको आएगा थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट और सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये आपका पहला टाइप नेस्टिक मूवमेंट का, थिग्मोनेस्टिक और सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। दूसरे में आपका आएगा निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। चलो लिख लो भाई निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, ये वाला दूसरे में आपका है। और तीसरे में आपका आएगा कैमोनेस्टिक मूवमेंट, कैमोनेस्टिक मूवमेंट। सर 3 नाम है उसके सर। पहले आएगा आपको थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, उसके बाद आएगा आपको निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, और तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आपको आएगा कैमोनेस्टिक मूवमेंट, कैमोनेस्टिक मूवमेंट, कैमोनेस्टिक मूवमेंट। चलो भाई अच्छे से ले लो भाई, कैमोनेस्टिक मूवमेंट। चलो चलो सर थिग्मो में चले आते हैं। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड और कॉल्ड हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट, उसको हम हेप्टो भी बोल सकते हैं, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट उसका नाम है, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो को ही आप हेप्टो बोलेंगे और सिस्मो एक अलग टाइप के होता है। अगर सर हेप्टो किसके बोलेंगे, मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय टच, टच, अगर टच से किसी में मूवमेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। चलो भाई एकदम आ जाओ, अगर किसी में भी टच से मूवमेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोले हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे एग्जांपल मीमोसा प्यूडिका, मीमोसा प्यूडिका, इसको हम छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं, मीमोसा प्यूडिका, मीमोसा प्यूडिका जो छुई मुई प्लांट होता है उसको अगर आपने उसको यहाँ पर से टच कर लिया तो उस यहाँ का अगर मैंने इसकी लीफ को यहाँ से टच किया, वो क्या हो गया, वो आराम से यहाँ पर से ड्रॉप हो जाएंगे। देख लीजिए उसको हम बोलेंगे हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। अगर मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय शॉक, अगर शॉक से हुआ, जैसे कि पेड़ के जड़ों में अगर आपने साइनाइड डाल दिया तो पेड़ आराम से सूख के मर जाएंगे ना, तो एक शॉक हुआ। अगर आप किसी की इंडोर प्लांट को, इंडोर प्लांट में क्या होता है, उसको सनलाइट नहीं मिलता, वो ऐसे ही वो खुद को मॉडिफिकेशन करके लो सनलाइट में आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर आपने उस इंडोर प्लांट को एक सप्ताह में अंदर एक बार भी बाहर नहीं निकला, सडनली आपने उसको जाके कड़ी धूप में रख दिया, तो उसमें भी शॉक आ सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट डन बाय शॉक, कॉल्ड सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। चलो आ जाओ भाई सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। डन। उसके बाद आप चले आओ निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। इट इज डन बाय डियोरनल टर्गर प्रेशर। सर आपने सुना होगा सर व्हाट इज टर्जिडिटी, वो एक वाटर से मिलता जुलता शब्द है। अगर किसी भी सेल में वाटर की अमाउंट बहुत घट जाता है उसको हम बोलते हैं टारगर प्रेशर, टर्जिडिटी, उस प्रेशर को हम बोलेंगे टारगर प्रेशर। तो क्या होता है सर, इट इज डन बाय डियोरनल टारगर प्रेशर which can takes place, जो कहाँ का, which can takes place in lips में भी हो सकते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर उसमें भी हो सकते हैं। वो कैसा होगा, उसका एक ही पॉइंट डियोरनल टारगर प्रेशर चेंज इससे होंगे। दिस इज डन बाय द डियोरनल टारगर प्रेशर चेंज होंगे, लाइक चेंज which can takes place in leaves petals of flower। जैसे आपने देखते हैं सनफ्लावर जो होता है ना, यहाँ से कुछ सनफ्लावर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक हंसता हुआ खिलता हुआ सनफ्लावर है। अगर आपने देखे होंगे सनफ्लावर में अगर बहुत ज्यादा धूप मिला तो क्या करेगा, वो इस फ्लावर की पोजीशन को कुछ ऐसा चलाएगा, कुछ मूर्छा सा जाएगा। सर मैंने अपने जो गार्डन है, मेरे पास एक छोटा सा गार्डन है,
उसमें मैंने बहुत देखा है, अगर धूप ज्यादा मिले तो पैर क्या, पैर यहाँ से ऐसे करके सूज जाते होंगे, तो उसको हम क्या बोले, उसका बोला निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। चलो चलो, इसमें भी बस सर दो टाइप होंगे, क्या होंगे सर? अगर अगर ए लाइट की वजह से हुआ, इफ इट इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द लाइट, अगर ये लाइट की वजह से हुआ तो उसको हम क्या बोले, उसको हम बोले प्रोटोनेस्टिक मूवमेंट। प्रोटोनेस्टिक सॉरी प्रोटोना फोटोनेस्टिक होंगे, उसको हम क्या, उसको हम बोलेंगे फोटोनेस्टिक, लाइट की वजह से नेस्टिक मूवमेंट। इफ इट इज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर की वजह से हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो उसको हम क्या, उसको बोलेंगे थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। एकदम बराबर सर, एकदम। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बस आप इस लेक्चर को, अगर आपको पेस कम लगे, मुझे नहीं लगता मेरा पेस आपको कम लगेगा, मैं नॉर्मल पेस भी पढ़ाता हूँ, मैं बहुत स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी जब पढ़ाता हूँ वो जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको पेस ज़्यादा कम लग सकता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप मेरे इस लेक्चर को 1.25 की स्पीड में देखेंगे, लेकिन 2x करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे सुनेंगे आप। चलो सर आ जाओ, नेक्स्ट हम चले आते हैं लास्ट वाला मूवमेंट पे सर, कैमोनेस्टिक। लास्ट में क्या आते हैं, क्या लास्ट में आएगा 3 नंबर पे है कैमोनेस्टिक मूवमेंट। सर कैमोनेस्टिक में आ जाओ। इफ मूवमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू केमिकल, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैमोनेस्टिक मूवमेंट। अगर कोई केमिकल की तरह से होंगे उसको हम बोलेंगे कैमोनेस्टिक मूवमेंट। चलो भाई हो गया सर। और सर